Dear students, today we discuss about the body fluid and circulation. Body fluid and circulation. Now, ह्यूमन फिजियोलॉजी के ये चैप्टर के अंदर हम जो आप सीबीसी रिपोर्ट पढ़ते हैं उसको कुछ हद तक समझ पाओगे. First letter is the body fluid. Here, body fluid have three type of the fluid we discussed in this chapter. First is the blood, then plasma, and the last is serum. What is the difference in between all of them? Now, if you go anywhere and if your body is cut out by any knife or anything, तो आपके बॉडी में से एक लिक्विड बाहर आता है जो रेड कलर का होता है, that is blood. Now, in this blood have the so many type of the cells like RBC, WBC, platelets. अगर ये सारी सेल्स को ब्लड में से हम निकाल दें तो जो हमें बचता है उसे हम कहेंगे प्लाज्मा. एंड फ्रॉम दिस प्लाज्मा if you remove the clotting factors, अगर इस प्लाज्मा से हम क्लॉटिंग फैक्टर्स को भी निकाल दें तो उसे हम सीरम कहेंगे. यहाँ पर हम सबसे खास इस ब्लड की बात करेंगे. तो हम ब्लड के अंदर देखें तो in this blood have pH approx 7.4. वेन और आर्टरी में इसकी pH में माइनर डिफरेंस हो सकता है. एक एडल्ट ह्यूमन में जो ब्लड का अमाउंट होता है अप्रोक्स 5 to 5.5 लीटर हो सकता है. फिर ब्लड जो है एक टाइप का टिश्यू हमारी बॉडी में एवरीथिंग इज मेड बाय द सम टाइप ऑफ द टिश्यूज. ब्लड इज द सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू. ये ब्लड जो है हमारा सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है. अब ये जो सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है दिस आल्सो नोन एज सिंपलेस्ट कनेक्टिव टिश्यू. या तो हम ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ये हम इसके बारे में आप स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे. अब ये जो हमारा ब्लड है इन दिस ब्लड हैव टू टाइप्स ऑफ थिंग इज अवेलेबल. वन इज द प्लाज्मा एंड सेकंड इज formed elements. Now plasma amount is 55%. If plasma is 55%, then formed elements is always 45%. हमें 100 करना था, 100 हो गया ये. Now first we discuss about the plasma. Plasma के अंदर हमें सबसे ज्यादा क्या मिलेगा एब्ंडेंस अमाउंट में? वाटर. हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा हम किसको हम देखते हैं? वाटर को. तो लो यहाँ पे भी हमें वाटर मिलेगा H2O. H2O का अमाउंट कितना है? तो अप्रोक्स 90 to 92%. इसके बाद अगर हमारे प्लाज्मा में सब कुछ सबसे ज्यादा कुछ है तो वो है प्रोटीन. प्रोटीन की अमाउंट अप्रोक्स 6 to 8% होगी. देन 1 to 2% में अदर जितनी भी चीजें सारी चीजें आ जाएगी 1 to 2% में. लाइक इसके बाद आयंस हो सकता है. देन हम फूड खाते हैं तो फूड में ग्लूकोज हो सकता है तो ग्लूकोज यहाँ पे आ सकता है. ग्लूकोज. विटामिन हो सकते हैं. विटामिन में ज्यादातर हमें यहाँ पर वाटर सॉल्युबल विटामिन मिलेंगे. याद है ना वाटर इनसॉल्युबल सॉल्युबल विटामिन. तो यहाँ पर वाटर सॉल्युबल विटामिन हो सकते हैं. हार्मोन्स हो सकते हैं. यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं. वेरियस टाइप ऑफ एमिनो एसिड हो सकता है. देन यहाँ पर हम अगर कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो मेडिसिन भी हमारे ब्लड में होगा. वो भी चीज हमें यहाँ पे मिलेगा. तो ड्रग्स भी हो सकती है हमारे बॉडी के अंदर. हम अक्सर मेडिसिन अब तो खानी पड़ रही है तो ड्रग्स भी हम यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है. फिर यहाँ पर आयंस के अंदर बात करें तो आयंस के अंदर यहाँ पर Na+, K+, SO3-, वेरियस टाइप ऑफ आयंस सीन इन द प्लाज्मा. ये सारी चीजें हमें प्लाज्मा के अंदर देखने को मिलेगी. अब यहाँ पर ये जो प्रोटीन्स है इस प्रोटीन के अंदर मेनली तीन टाइप के प्रोटीन है. फर्स्ट इज वेरी फेमस albumin. Second is the globulin and last is fibrinogen. Now albumin जो है ये हमें सबसे ज्यादा अबंडेंट हो गया. Now और ये सबसे स्मॉलेस्ट भी है. इसकी जो अमाउंट है वो अप्रोक्स 60% है. अप्रोक्स
नाउ ग्लोब्यूलिन उसके बाद होगा सेकंड नंबर पर अप्रोक्स 35% होते हैं और फाइब्रिनोजन अप्रोक्स 5% होते हैं। अगर परसेंटेज आपको याद नहीं रहता तो इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। नाउ एल्ब्यूमिन जो होता है, तो एल्ब्यूमिन के काम क्या है? तो एल्ब्यूमिन जो है वो हमें ट्रांसपोर्ट के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। लाइक ये हमें कुछ हार्मोन्स है लाइक थायरोक्सिन हार्मोन, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ थायरोक्सिन के लिए यूजफुल हो सकता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन। नाउ ये जो एल्ब्यूमिन है हमारी बॉडी के अंदर ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए रिस्पांसिबल है। ऑस्मोटिक बैलेंस क्या है? जैसे कि आप बीमार होते हो तो कई बार आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको इलेक्ट्रोलाइट्स दे दे, आपकी बॉडी के अंदर आयंस मेंटेन हो जाए, वाटर भी उसके अमाउंट में रहे, हिसाब से रहे, तो उसे ऑस्मोटिक बैलेंस कहेंगे। तो ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए भी हमें ये रिस्पांसिबल है। इसके बाद हम ग्लोब्यूलिन की बात करें। ग्लोब्यूलिन का सुना हुआ वर्ड लग रहा है, स्पेशली इम्यूनोग्लोब्यूलिन आपने सुना होगा। तो यहाँ पे जो प्लाज्मा में हमें ग्लोब्यूलिन है, इट्स अप्रॉक्स 3 टाइप्स ऑफ ग्लोब्यूलिन इज अवेलेबल हियर, अल्फा, बीटा एंड गामा। इन दिस अल्फा एंड बीटा ग्लोब्यूलिन्स आर यूजफुल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। स्पेशली कौन सा मॉलिक्यूल? तो यहाँ पर हमने विटामिन की बात करेंगे, तो जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, तो फैट सोल्यूबल विटामिन को ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए अल्फा और बीटा मॉलिक्यूल्स हमें यूजफुल होते हैं, अल्फा और बीटा ग्लोब्यूलिन्स यूजफुल है। और जो गामा है वो हमें एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोब्यूलिन वगैरह से आपने सुना होगा, तो ये इम्यूनिटी के लिए रिस्पांसिबल है, ये इम्यूनिटी के लिए रिस्पांसिबल है, हमारे फाइटर से हमारे बॉडी के अंदर। नाउ लास्ट हमारा यहाँ पे फाइब्रिनोजन की बात करें तो फाइब्रिनोजन, इसके बारे में आपको डिटेल में बाद में भी आने वाला है। नाउ ओजोन लास्ट में वर्ड है तो वो हमें इनएक्टिव फॉर्म बता रहा है, ये हमें कोएगुलेशन, ब्लड कोएगुलेशन या ब्लड क्लोटिंग के लिए रिस्पांसिबल है, ब्लड क्लोटिंग या तो ब्लड कोएगुलेशन के लिए रिस्पांसिबल। ये हमारी बॉडी में अभी इनएक्टिव होगा। यहाँ पर क्यों इनएक्टिव होगा? अगर एक्टिव हो जाता तो हमारा ब्लड तो वहीं पे जम जाएगा एंड वी कांट मूव, अदर ट्रांसपोर्टेशन सब सारी चीजें बंद हो जाएगी। तो ये इनएक्टिव होगा, इसे एक्टिवेट करने के लिए अदर फैक्टर्स रिस्पांसिबल हो गए, वो हम इस चैप्टर में आगे देखेंगे। ना अब हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स से बात करने के लिए पहले हम इसको हटा देते हैं यहाँ से, आप देख लीजिएगा, फिर हम आगे देखते हैं। ना आपने जब भी बीमार पड़े होगे तो आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपका सीबीसी रिपोर्ट निकालते हैं। अब ये जो सीबीसी रिपोर्ट होती है, तो इस सीबीसी रिपोर्ट के अंदर आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सारी चीजें होती है। जैसे आपको डेंगू हो गया है तो आप डॉक्टर प्लेटलेट्स की अमाउंट देखते हो काफी बढ़ गई है, और फिर कुछ लोग आपने सुना होगा ल्यूकेमिया हो गया होता है तो उसमें डब्ल्यूबीसी की नंबर बहुत ज्यादा होती है। तो इस चीज को यहाँ पे हम थोड़ा समझेंगे। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या है। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करें तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में मेनली 3 टाइप के मॉलिक्यूल्स है। फर्स्ट इज द आरबीसी, सेकंड इज डब्ल्यूबीसी एंड द लास्ट इज प्लेटलेट। आरबीसी जो है इसे हम रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पसल कहेंगे, और इसी का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट। अब उसी तरह डब्ल्यूबीसी का जो नाम है ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है हमारा थ्रोम्बोसाइट। अब यहाँ पे इन सभी के नंबर्स, अमाउंट भी हमें याद रखना है। अब अमाउंट याद करने के लिए एक यहाँ पे एलिमेंट्स, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है मिलीमीटर क्यूब। अब मिलीमीटर क्यूब होता क्या है? आपके पास स्केल सभी के पास होगी, यूज करी होगी। समझो कि ये स्केल होते हैं तो आपने सेंटीमीटर यूज करें, समझो कि 0 सेंटीमीटर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 0, फिर यहाँ पे टोटल 4 डिजिट होगी, 4 लाइंस हो गई, फिर एक इस तरह होगा, फिर वापस 4 लाइन होगी और इस तरह 1 होगा। यहाँ पर ये समझने के लिए काफी बड़ा साइज है, पर 1 सेंटीमीटर समझो ये इतना है 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर के अंदर अगर हमें समझो कि इतना ये जो मेजरमेंट लेता हूं तो इसे 1 मिलीमीटर कहेंगे, इतना स्पेस को, ये 1 मिलीमीटर है। तो ये 1 मिलीमीटर की हाइट, लेंथ और विड्थ का एक बॉक्स बनाए और इस बॉक्स को कहेंगे हम 1 मिलीमीटर क्यूब। ये हमारा 1 मिलीमीटर क्यूब होगा। तो 1 मिलीमीटर क्यूब के अंदर अगर ब्लड होता है तो उसमें कितने अमाउंट में सेल्स हो गए वो हम यहाँ पे दिया हुआ है। तो एरिथ्रोसाइट की जो नंबर है वो है हमें 5 to 5.5 मिलियन
पर मिलीमीटर क्यूब। नाउ ल्यूकोसाइड यहाँ पे सबसे कम हो गए 6000 टू 8000 पर मिलीमीटर क्यूब, और थ्रोम्बोसाइट का जो नंबर है वो यहाँ पे होगा 1.5 लाख टू 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब। ये ल्यूकोसाइट का थ्रोम्बोसाइट का नंबर होगा। नाउ इरिथ्रोसाइट की हम पहले बात करें तो इरिथ्रोसाइट जो है यहाँ पर हम आरबीसी, जनरली आप सभी ने सुना होगा कौन से कलर का होता है, रेड कलर का। अब इरिथ्रोसाइट आरबीसी जो होता है कुछ हमें इस शेप में देखने को मिलता है। इसे हम कहेंगे बाई कॉन्केव। कॉन्केव का मतलब कुछ इस तरह का, आपने स्टैंडर्ड 10 के अंदर साइंस लिया था तो आपने सारी चीजें पढ़ी होगी, लेंस के शेप वगैरह। तो ये हमारा कॉन्केव शेप नहीं है, तो कॉन्केव शेप के अंदर यहाँ पे जो हमें हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं। अब ये जो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं तो इसके अंदर हम देखें तो यहाँ पे हम समझो कि हीमोग्लोबिन, अब हीमोग्लोबिन के अंदर दो वर्ड है, एक है हमारा हीम प्लस ग्लोबिन। अब यहाँ पर हीम का मतलब क्या होगा, तो यहाँ पर हीम जो होता है इसका मतलब होता है कि यहाँ पर आयरन के मॉलिक्यूल है Fe+2, और ग्लोबिन यानी कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये यानी कि प्रोटीन कह सकते हैं हम, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है जो हमें प्रोटीन फॉर्मेशन है। अब ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो समझो कि मैं एक एग्जांपल दूं, तो समझो कि हमारा ये हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है। अब एक के अंदर यहाँ पर दो अल्फा एंड दो बीटा के मॉलिक्यूल्स हमें होते हैं। अब सबकी साइज सेम होती है, मैंने यहाँ पर सब आपको राउंड अलग शेप अलग दिखते हैं, बाकी सब सेम होता है यहाँ पर। तो अल्फा की दो चेन, बीटा की दो चेन होंगी। अब समझो कि यहाँ पे अल्फा की दो चेन और बीटा की दो चेन है, और उनके बीच में हमें हीम के मॉलिक्यूल, समझो कि ये हीम के मॉलिक्यूल है, ये हीम के मॉलिक्यूल है। हीम यानी कि हमारा आयरन के मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पर ये जो आयरन के मॉलिक्यूल है ये एक ऑक्सीजन को ले सकता है, एक आयरन का मॉलिक्यूल हमें एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ले सकता है। तो यहाँ पे टोटल 4 आयरन के मॉलिक्यूल है, तो एक यहाँ की 4 आयरन के मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन को ले गए, 4 ऑक्सीजन को ले गए, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक हीमोग्लोबिन जो है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर सकता है ना। अब यहाँ पर हम दूसरा यहाँ पे इरिथ्रोसाइट की बात कर रहे थे, तो इरिथ्रोसाइट के अंदर जनरली कोई न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलेगा, नो न्यूक्लियस। ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है, इसमें हमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं देखने को मिलेगा। नाउ अब यहाँ पर इरिथ्रोसाइट के अंदर इसके बारे में डिटेल में दूसरे क्वेश्चंस भी होते हैं, जैसे कि इरिथ्रोपोइसिस भी आता है। इरिथ्रोपोइसिस यानी कि इसका फॉर्मेशन किस तरह होता है, तो सबसे पहले यॉर्क शेप में होता है, फिर मतलब कि स्प्लीन है, वो सब चीजें आती है। तो अभी हमारे क्वेश्चन में नहीं है, पहले हम इतनी चीजें हम यहाँ पे क्लियर करते हैं, फिर इसके बाद हम डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं। अब डब्ल्यूबीसी के मेनली दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक होता है हमारा ग्रेन्युलोसाइट and the second is the agranulocyte। अब ग्रेन्युलोसाइट इसके नाम पे से पता चल रहा है इसमें ग्रेन्यूल्स होगी। अब ग्रेन्यूल्स यानी कि समझो कि यहाँ पर जो सेल्स हो गए तो उसके अंदर हमें इस तरह के ग्रेन्यूल्स देखने को मिले। ग्रेन्यूल्स कह सकते हैं जैसे कि अगर हम कोई प्लेट में हम खसखस रख दे तो किस तरह में देखने को मिलेगा, वैसे दाने देखने को मिलेंगे। अब ये ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये हमारा जो ग्रेन्यूल्स है ये बने होते हैं प्रोटीन के, और अगर ये ग्रेन्यूल्स नहीं देखने को मिलते हैं तो उसे हम अग्रेन्युलोसाइट कहेंगे, इसमें हमें ग्रेन्यूल्स नहीं देखने को मिलेंगे। अब ये ग्रेन्युलोसाइट के जो सेल्स होते हैं इसमें मेनली 3 टाइप के सेल्स हैं, इसमें हमें 3 टाइप के सेल देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हमें मिलेगा इओसिनोफिल, सेकंड इज बेसोफिल एंड द लास्ट इज न्यूट्रोफिल। उसी तरह हम अग्रेन्युलोसाइट की बात करें तो इसमें मेनली 2 टाइप के सेल्स हो गए, एक है हमारा लिम्फोसाइट एंड द सेकंड इज मोनोसाइट। नाउ इओसिनोफिल जो है, इओसिन एक एसिडिक केमिकल है, एसिडिक स्टेनिंग सॉल्यूशन है, बेसोफिल्स एक अल्कलाइन सॉल्यूशन है। तो इसीलिए जो भी हमारे जो यहाँ पे सेल्स है, मतलब के यहाँ पे जो सेल्स सिर्फ एसिड से स्टेन हो पा रहे हैं तो उसे हम इओसिनोफिल्स कहेंगे। लाइक इट्स एसिडोफिल्स, उसे हम एसिडोफिल भी यहाँ पे कह सकते हैं। और इसी तरह बेसोफिल जो है सिर्फ बेसिक स्टेन या तो अल्कलाइन स्टेन से स्टेन होंगे,
सो दैट इज नॉन एज द बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल जो एसिड और बेसिक दोनों से स्टेन हो पा रहे हैं। अब इनके जो सेल्स थे इयोसिनोफिल की बात करें तो इनका जो परसेंटेज होता है 2 to 3%, बेसोफिल 0 to 1%, न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा हो गए 60 to 65% हो गए। और आपको इस तरह भी याद रखना है कि जो फिल वाले हो गए सारे ग्रेन्युलोसाइट हो गए। अब अग्रेन्युलोसाइट के अंदर लिम्फोसाइट की बात करें तो ये अप्रोक्स 20 to 25% हो गए और ये हमारा होगा अप्रोक्स 6 to 8% जितना मोनोसाइट। मोनोसाइट यहाँ पे सबसे बड़े हो गए, सबसे बड़े सेल्स है। अब यहाँ पर इयोसिनोफिल जो है, इयोसिनोफिल्स अगर उसका हम यहाँ पर अगर सेल्स ड्रॉ करें तो अब जैसे कि इसमें हमने क्या किया कि ल्यूकोसाइट जो है इसमें न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, इसमें न्यूक्लियस हमें देखने को मिलेगा। अब न्यूक्लियस यहाँ पे एक से ज्यादा सेगमेंट में भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे तो इयोसिनोफिल्स में हमें समझो कि बाइलोब न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, बेसोफिल्स के अंदर ट्राइलोब्ड न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, ट्राइलोब्ड न्यूक्लियस, ये हमारा बाइलोब्ड है, ये हमारा ट्राइलोब्ड है, और न्यूट्रोफिल्स के अंदर मल्टीलोब है, इसमें 5 to 6 लोब आप बता सकते हैं, ये हमारा मल्टीलोब होगा ना। अब यहाँ पर ये जो हमारे जो सारे सेल्स है इन सभी के स्पेसिफिक वर्क भी है, फंक्शंस है। जैसे कि इयोसिनोफिल जो है वो हमें एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एलर्जी के लिए। अब इसके लिए आपको या भी इम्यूनोग्लोबुलिन भी याद रखेगा, कौन सा मतलब के इम्यूनोग्लोबुलिन रिस्पॉन्सिबल है तो IgE इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। फिर बेसोफिल्स की बात करें तो बेसोफिल जो है ये हमें इन्फ्लेमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इन्फ्लेमेशन जैसे कि आप कहीं पे जा रहे हो एंड यू सडनली कहीं पे गिर जाते हो तो आपकी बॉडी पर रेडिश पोर्शन आ जाता है, सूजन आ जाती है, तो इट्स इन्फ्लेमेशन एंड दिस इन्फ्लेमेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसोफिल, ये हमें इन्फ्लेमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। अब इसके अंदर 3 टाइप के केमिकल भी प्रोड्यूस करता है ये, तो उसमें हमारा हिपेरिन, हिस्टेडिन एंड सेरोटोनिन, हिस्टेडिन एंड सेरोटोनिन, यहां पर ये 3 केमिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। न्यूट्रोफिल जो है ये फेगोसाइटोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फेगोसाइटोसिस। अभी फेगोसाइटोसिस है क्या, तो आपने अमीबा के बारे में पढ़ा होगा। अमीबा क्या करता है, अमीबा व्हेन इट्स वांट टू फूड, जब वो खाना चाहता है तो इट्स कम नियर ऑफ द फूड एंड इंगल्फ दिस फूड, वो फूड के पास जाएगा, फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस करके उसके जो मतलब के फॉल्स फीट हो तो उसको फेगोसाइटोसिस कहते हैं, मतलब स्यूडोपोडिया कहते हैं। स्यूडोपोडिया का यूज करते हैं, जैसे कि ये अमीबा को फूड ये इसे खाना है तो अमीबा क्या करेगा, तो इसके अपने स्यूडोपोडिया को यूज करके ये इसको यहाँ पर जाएगा इसके पास और इससे अंदर ले लेगा, इंगल्फ करेगा। अब ये जो प्रोसेस है इसको फेगोसाइटोसिस कहते हैं। उसी तरह हमारी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया या पैथोजेंस आते हैं तो हमारी बॉडी के कुछ WBC इसी तरह फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस करते हैं, लाइक न्यूट्रोफिल्स इसी तरह करता है, ये फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस करेगा। फिर हम यहाँ पे लिम्फोसाइट की बात करें तो मैं अलग कलर यूज कर लेता हूं, तो लिम्फोसाइट जो है इसके अंदर भी 2 टाइप्स के सेल्स हमें देखने को मिलेंगे, एक होगा बी लिम्फोसाइट एंड द टी लिम्फोसाइट। अब बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट की बात करें तो यहाँ पर हमारे जो सेल्स होते हैं तो इसमें भी हमें न्यूक्लियस कुछ इस तरह के देखने को मिलेंगे, काफी बड़े न्यूक्लियस चाहिए। सेल्स ये छोटे होते हैं, मोनोसाइट जो होता है वो सबसे बड़े सेल है और उनके अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो बीन शेप होगा। अब ये जो मोनोसाइट जो है ये मोनोसाइट ये बीन शेप न्यूक्लियस है, बीन देखा है ना सबने, ये हमारा बीन शेप है ना। अब यहाँ पर बी लिम्फोसाइट जो है वो एंटीबॉडी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसके बारे में आप डिटेल में आगे के चैप्टर्स में पढ़ोगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में ना। और टी लिम्फोसाइट जो है इसे हेल्प करेगा फॉर्मेशन में। और इसी तरह मोनोसाइट जो है वो मोनोसाइट फेगोसाइटोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम बात करते हैं हमारा लास्ट प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट जो है जैसे कि हमने अभी पहले ही बात करा था, प्लेटलेट्स किस लिए काम होगा, तो ये हमें तो ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब होता क्या है कि ये जो प्लेटलेट्स के जो सेल होते हैं ना, आप कुछ इस तरह के बता सकते हैं, ये बाइकॉन्वेक्स होते ज्यादातर,
ऐसे तो इसके अदर सेल भी हो सकते हैं। अब होता है इसमें ऐसा है कि ये जो हमारे रेड बोन मैरो में से स्पेसिफिक टाइप के सेल होते हैं मेगाकेरोसाइट। अभी जो मेगाकेरोसाइट के जो सेल्स है उसके फ्रेगमेंटेशन में हो जाते हैं, या तो हम डिसइंटीग्रेशन कह सकते हैं। डिसइंटीग्रेशन से ये जो मेगाकेरोसाइट के सेल है, मेगाकेरियोसाइट के जो सेल है, तो वो टूटने की वजह से छोटे छोटे इस तरह के फ्रेगमेंट्स बनते हैं और इस सेल को हम कहते हैं यहाँ पर थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स। अब होता है कि हमारी बॉडी में कहीं पे भी जब चोट लगती है तो वहां पे जो जहां से ब्लड कम आउट हो रहा है, देयर विल बी स्टक एट दिस प्लेस एंड ब्लॉक द ब्लड कम आउट। यहाँ पे जब ब्लड जो जहां से आ रहा है वहां पे उसको ब्लॉक कर देगा, वहां पे ये सेल्स फंस जाएंगे। और ये किस तरह काम करता है, इसके अंदर हमारे जो ये फाइब्रिनोजन वगैरह सब भी किस तरह हेल्प करते हैं, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ये हमारे ब्लड्स के बारे में था। आप इतनी चीजें 100% करके रखें और इतनी चीजें में से मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और नेक्स्ट लेक्चर में इसकी तैयारी के लिए आप इतना कंफर्म करके आइएगा।